हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। आप अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो कभी-कभी फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ तो आप गलत लेते हो, और उसका एक बहुत सिंपल रीज़न ये है, और ये एक अभी अगले सेंटेंस में समझ में नहीं आएगा, जब मैं आगे जाऊँगा तब समझ में आएगा, लेकिन उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आप बदल रहे हो। अब इसे ज़रा ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा है, एंड यू विल, आई बिलीव यू विल लव व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। ओके, प्लीज़ ये समझिए कि आप एक इंसान हैं जो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, उसके बाद में सारा काम धंधा मेहनत सब करने के बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो लाइफ में करना ही नहीं था। हम में से कई लोग हैं, आईआईटी देख लो, उसके बाद में जितने भी इंजीनियर प्रोफेशन, अभी इंजीनियर प्रोफेशन मोस्टली ऐसा ही हो गया है कि 60% पीपल ड्रॉप आउट ऑफ वट एवर दे वर डूइंग। तो यहाँ पे ऑथर ने पहले पेज के अंदर अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई है कि ये एक ऐसा बंदा था जो बहुत गरीब हालात से, बहुत ज़्यादा परेशानी से उठ के आया था, और उस जगह पे जहाँ पे लोग अच्छे से आराम से काम कर रहे हैं, नॉर्मल अटेंड कर रहे हैं स्कूल या क्लास, उसके बाद में चिल कर रहे हैं, उस जगह पे इस बंदे के पास कुछ नहीं था। तो वो दिन भर काम करता था, पैसे कमाता था, उससे कॉलेज की फ़ीस भरता था, फिर कॉलेज की पढ़ाई करता था, समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन 12th फेल। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद में उस इंसान ने, वो एक डॉक्टर बना। अब डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों ज़िंदगी में दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो और किसी की लाइफ बचा पा रहे हो। तो ये इंसान जो ऑथर है, जो इस किताब के ऑथर है, वो इस आदमी से बहुत सालों बाद मिले और उन्होंने बोला कि मेरा कॉन्वर्जेसन एक्चुअली में ऐसा ही गया जैसा अभी ये सुनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उससे पूछा, हाय बहुत टाइम बाद मिल रहा है, कैसा है ब्रो? तो उसने बोला कि ठीक ठाक चल रहा है, करियर इतना अच्छा नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वो इंसान जो सारी मेहनत मुशक्क़त करके इतना ऊपर पहुंचा है। तो उसने बोला, क्या बात कर रहा है यार? तो उसने बोला, नहीं, इतना अच्छा करियर नहीं है, क्योंकि फ़ॉरेन के अंदर जो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस, एमडी या जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं जो भी हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, 18-18 घंटे की शिफ्ट होती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। अब ये इंसान इतनी मेहनत ताकत करके वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने इतनी मेहनत इसके लिए किया। और कंसिडर मी वेरी नाइव, लेकिन जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था ना, वन ऑफ द वेरी रीजंस ऑफ लिविंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और ये बहुत बेवकूफ़ाना लगेगा, लेकिन
जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब मैं दूसरे लोगों को देखता था जो ऑलरेडी सीए बन गए हैं, एंड बाय द वे आई थिंक इवन सीएस वाचिंग दिस विल से कि मैं गलत सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों ही बना सीए, पैसे है उनके अकाउंट में, 3-4 लाख रुपए पगार है, पैसा अकाउंट में जमा हो रहा है, उससे कोई परेशानी या कोई उसको नहीं बोल सकता। लेकिन वो इंसान ये सोच रहा है कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं इतनी मेहनत। पहले सीए किया, मर मर के कैसे भी करके 22-22 घंटे करके पढ़ाई करके एक सीए किया, दुआ मांग के सीए किया। सीए बनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बस यही है मेरी ज़िंदगी, ऑफिस जाओ ऑफिस से आओ, ऐसे करते करते अगले 40 साल निकलेंगे ज़िंदगी के, फिर 70 होगा, 70 तक आप रिटायर होगे या तो फिर आप स्टिल अर्न करते रहोगे और फिर एक दिन ख़त्म हो जाओगे। और जितने लोग जॉब छोड़ के आगे जाते हैं इंक्लूडिंग मी, उन सब ने कहीं ना कहीं यही सवाल खुद से पूछा है कि इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। और फिर वो लोग अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं जहाँ पे वो और कुछ करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। कमाल की बात ये है, और उस पर आते हैं, खाली पहले नोट्स देख लो। तो इन्होंने अपने दोस्त की कहानी बयां की जिसमें उन्होंने बताया कि अ फ्रेंड वर्कड वेरी वेरी हार्ड बट वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ। वो एक पहाड़ के ऊपर पहुंच के बोला कि यार ये पहाड़ तो मेरा है ही नहीं, मुझे तो ये पहाड़ ही नहीं चढ़ना था, मैं गलत पहाड़ चढ़ गया। लोग पुअर फोरकास्टर होते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ के। आप जहाँ पे भी अभी है, जब मैं सीए में था तब मेरा ऐसा था कि मुझे सीए ही बनना है। मुझे 3rd स्टैंडर्ड में मेरे डैड ने पूछे थे कि बड़ा होके क्या बनेगा, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, तो उन्होंने बोला था सीए। तो मैंने उसी दिन बोल दिया था हाँ सीए बनूंगा। कुछ पता नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, सीए क्या करता है, उसका काम क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। 3rd स्टैंडर्ड से दिमाग में एक ही चीज़ घुसी हुई थी, बड़ा होके सीए बनना है। 12th में पहुंचा, किसी ने पूछा क्या करेगा, सीए करूँगा। लकीली 12th में परसेंटेज 10th से बेटर आ गए, हम में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब तो कैसे नहीं बनेंगे, सवाल ही नहीं आता। घुस गए सीए के अंदर। सीए में पहले 3-4 साल मुझे खुद ये लगता था कि मेरा पैशन सिर्फ सीए ही है। वो तो बाद में चीज़ें जब नहीं समझ में आने लगी या ये समझ में आने लगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, तब समझ में आया कि ये नहीं करना है। नहीं तो अगर आप मुझसे आज से 10 साल पहले मिलोगे, जो लड़का सीए में एडमिशन लेने जा रहा है, बहुत लोगों ने बोले थे सर यार तू खुद से कर रहा है ना, तू बराबर कर रहा है ना। मेरा हमेशा बोलना रहता था हाँ मैं ही कर रहा हूँ, मुझे खुद ही करना है। उस वक्त जो मैं था, आज जो मैं हूँ, और आज के बाद 10 साल बाद जो मैं रहूँगा, उसमें बहुत फ़र्क है। तो अभी जिस कॉन्फिडेंस से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि ये बोल रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब करना है या मुझे स्ट्रीम करना है, ये किताबें पढ़ानी है, हो सकता है 10 साल के बाद मैं ये बोलूँ सारे पैसे दौलत शोहरत आने के बाद कि यार गलत डिसीजन था, हो सकता है। और ये जो कैपेसिटी है ये बोलने की कि हो सकता है कुछ गलत चले जाए, आज के वीडियो में हम वही डेवलप करेंगे। आपके अंदर वो कैपेसिटी लेके आएंगे कि आप बोल सको अभी आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको देख के कि हाँ देखो अभी मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, क्या पता हो नहीं हो, ऊपर आगे का माल निकल रहा है, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। दैट इज़ द कैपेसिटी दैट वी वांट टू बिल्ड इन यू इन दिस कोर्स। आगे आता है। अब अगर आप एक ट्रेजेक्ट्री देखें, और ये इन्होंने डायग्राम तो नहीं दिया, इन्होंने बुक के अंदर लिखा है, मैंने बनाया डायग्राम, लेकिन वही बोल रहा है जो बुक के अंदर लिखा हुआ है लगभग। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस है। द अंडरपिनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज दैट पीपल आर पुअर फोरकास्टर्स। लोग बहुत बुरे फोरकास्टर्स है इस चीज़ को गेस करने में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको गोल सोच के ये लगता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। गोल क्या है? गोल ये है कि एक दिन अपना एक घर होगा फार्म के ऊपर, आराम से बैठेंगे, गैलरी होगी, गैलरी से लेक्चर लेंगे, चिल करेंगे, एक बड़ा सा गार्डन होगा, फार्म होगा, और सनसेट को ऊपर नीचे जाते हुए देखेंगे। ये गोल है। लेकिन अगर इस गोल को आप रियलिस्टिकली करने दे जाओ तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक फार्म लेने के लिए कम से कम 4-5 करोड़ रुपए लगेगा खाली जगह खरीदने में। उसको छोड़ के जब आप वहाँ पे रहने जाते हो, घर बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ पकड़ के चलो, नॉर्मल सिंपल छोटा सा घर बनाओ तो भी 50 लाख। उसके साथ में फैमिली को शिफ्ट करना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे आपके रिश्तेदार हो गए या नहीं, जाने माने लोग हो गए या नहीं, आपके जान पहचान वाले हो गए या नहीं, लाइफ को पूरा ज़ीरो से वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशन बीइंग व्हाट यू कैरी विथ यू देयर। अगर मैं मेरी ज़िंदगी में ये बोलूँ कि हमें 6 करोड़ रुपया कमाना है, कब? अगले 5 साल में। अब वो गोल एकदम ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, अब वो रियल हो गया है।
सो द थिंग इज व्हेन यू डिज़ायर समथिंग, ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है कि मैं सीए हूँ, मेरी कॉर्नर ऑफिस है और मैं चिल करके बैठा हूँ और फिर सेक्रेटरी है। और एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, जैसे आप बड़े होते हो ना, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। एज़ यू ऑल नो आई एम अ फूडी। तो मुझे किसी ने बोला था कि सीए के अंदर ना घूमने बहुत ज़्यादा मिलता है और खाना खाने बहुत मिलता है। खाना खाने इसलिए बिकॉज दे टेक यू एंड दे टेक यू इन टू अ रेस्टोरेंट एंड दे विल बी लाइक, क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना है ना, तो आपको बोलेंगे सर आपको जो ऑर्डर करना है करो। अगर तुम्हारे कोई भी दोस्त बैंकिंग वाले ऑडिट में है तो बैंक वालों के तो मज़े होते हैं, बिकॉज वो आराम से सीधा वो पियोन को बोलेगा मेरे को एक चीज़ सैंडविच चाहिए, मिल जाएगा, फिर मेरे को एक जूस चाहिए, मिल जाएगा। एंड दे लाइक टू एक्सरसाइज पावर, न्यू किड्स एज आई वॉज एंड एज वी आर, ओके। बट जब हम ऑडिट पे गए थे ना, पहला ऑडिट, पहला बड़ा ऑडिट, तो ओनर ने बुलाया, ओनर ने उसके बंदे को बोला कि इन्हें लेके जाओ होटल में। हम लोग होटल में गए एंड देन ही विल बी लाइक सर आपको जो ऑर्डर करना है आप करो, ओके। खाना जब खा रहे थे, जब एक रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, मैं इसके लिए इतना पागल हो गया था। जो हम बचपन से सोचते सुनते आ रहे थे कि यू नो यू गेट टू ईट एनीथिंग, अरे बट व्हाट विल यू, क्या ऐसा सोने हीरे जवाहरात थोड़ी खा लोगे, चाइनीज़ ही खाओगे ना। तो चाइनीज़ तो आप ऐसे भी ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए ये करने की क्या ज़रूरत थी। एंड दैट हिट मी हार्ड कि देख तेरे को ट्रैवल करना है, ट्रैवल महंगा नहीं है। अगर तुमको, हम लोग गोवा जाके आए थे, 5 दिन का 10,000 रुपये लगा था टोटल, रहना खाना घूमना सब। तो तुम 10,000 बचाने के लिए और 500-600 रुपये बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। So when you grow up, you realize things are different, not particularly what you think and what they are. रियलाइजेशंस होते हैं। तो जब आप इमेजिनेशन में जाओगे ना, तो इमेजिनेशन में तो हर चीज़ अच्छी लगती है जब कोई कुछ बोले, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में लेके आके देखते हो तो चीज़ें बदलने लगती है। Imagine a goal in the context of a realistic life stresses that grow with competitive pursuit. If something is entirely different, जो आपने सोचा था गोल और जो गोल रियल में निकल के आया है, उसके अंदर फ़र्क होने वाला है बॉस, फॉर श्योर 100%। अब जब इस फ़र्क को आप देखते हो ना, तो इमेजिनेशन में हर चीज़ ईजी है, पर ऐसे हर चीज़ मुश्किल लगेगी। अब यहाँ पे ज़रा आना, ये इन्होंने लाइफ का एक प्लान बना के दिया है, बुक में पैराग्राफ में है। तो इसको ज़रा ध्यान से देख के सोच के समझना कि जब आप छोटे थे, जब अगर मैं आपसे पूछता कि और ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो कि जब तुम छोटे थे तुम्हें क्या बनना था, तो हम पिक्चरें देखते थे जब हम छोटे थे, तो हमको पुलिस वाला बनना था, किसी को कोई कंट्री का प्रेसिडेंट बनना होगा, किसी को ट्रैक्टर चलाना होगा क्योंकि चलाने में मज़ा आता है। आई पर्सनली वॉन्टेड टू बी इन द आर्मी क्योंकि गन पकड़ने मिलेगी, यू नो, एंड दैट फील जो GI जो वाली फील। हमारे टाइम पे कार्टून थोड़े अच्छे आते थे अभी के कंपैरिजन में लेकिन हमको वो सब करना था, हेलीकॉप्टर चलाने थे। ये थी बचपन की बात जब हम छोटे से बच्चे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़े बड़े हो गए, तो किसी ने टीनेज में मुझे बोला था, मैंने सीए की पाथ चूज़ किया था, किसी ने बोला मैं तो बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, किसी ने बोला मैं इंजीनियर बनेगा, किसी ने बोला मैं लॉयर बनूंगा। क्यों? क्योंकि अंकल आंटी सब वही टाइम पे वैसे ही बोल रहे थे ना, ये इंजीनियर है, इसने इधर एक घर ले लिया, अरे पास इसके पास तो कार है, इसने फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर है। मुन्ना भाई MBBS आई थी, आधे इंडिया ने MBBS में एडमिशन ले लिया था क्योंकि जब हमने देखा था कि अरे MBBS इतना अच्छा होता है। उसके बाद में व्हेन यू गेट इनटू टीनेज यू आर लाइक भाई मैं तो श्योर हूँ, एंड आई वाज हियर, मेरे को तो सीए ही करना है। फिर क्या होता है, आपको एक्चुअल में काम करके पता चलता है कि काम होता क्या है, दाल आटे का भाव मालूम पड़ जाता है अगर सीधी ज़बान में बोलूँ तो। और फिर उसके बाद में रियलाइजेशन आता है कि फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। इसके बाद आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को ब्रेक चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी। और फिर आता है एक टाइम जहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे मेरा जॉब क्विट करना है। जब आप जॉब क्विट करने पे आते हो और बोलते हो मुझे कुछ और करना है, तो इंसान अब क्या चूज़ करता है, भाई वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। ये आजकल बहुत हैवीली थ्रोन वर्ड है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। काम भी करेंगे, फैमिली के साथ भी रहेंगे, एंजॉय भी करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं उसी परसूट में हूँ कि मेरे को ये यूट्यूब क्या है, घर से करना है, फैमिली के साथ रहना है, टेंशन नहीं चाहिए। इसके अंदर जहाँ पे मैं अभी कुछ बड़ी सैलरी कमा रहा होता, उसकी जगह मैं अभी छोटी सैलरी में कुछ और काम करके ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल है। इस फेज़ में शायद तुम लोग आओगे, या तुम लोग इससे बेटर जाओगे, या तुम लोग एक कॉर्पोरेट जॉब में जाओगे। मैं इसमें से एक फ़ेज़ में अभी चल रहा हूँ। आपके मम्मी पापा भाई बहन सब इसमें से कोई ना कोई एक फ़ेज़ में होंगे। तो इंसान क्या बोलता है, देखो सैलरी थोड़ी छोटी रहेगी चलेगा,
पर टेंशन नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सिंपल सैलरी के लिए गुड लाइफ वाला जॉब ले लेता है। अब याद रखना, पैसे आपने कम लिए हैं, मतलब जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप बोलोगे अरे अब तो रिटायरमेंट के लिए पैसे हैं ही नहीं। अब जब आपकी पीठ दुख रही है, जब जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो फिर भी वो अंधेसुधा तेल लगा के जॉब पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते। आपने एकदम हाई प्रोफाइल वाला जॉब, हाई प्रोफाइल वाली स्टडी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि आपको गुड लाइफ चाहिए थी। तो द थिंग इज, इंसान पूरी ज़िंदगी ये रन में रहता ही है, ओके, क्योंकि प्लान बदलते हैं। सो आई विल रीड दिस। अब ये इन्होंने स्टैटिस्टिक्स अमेरिका के हिसाब से दिया है, इंडिया का भी समथिंग सिमिलर ही होगा, लेकिन एक बार देख लो। मैनी ऑफ अस वाइंड थ्रू लाइफ on a similar trajectory. Only 20% of the college grads have the job related to the major. This is very true for me. मैं आता हूँ, मतलब तुम लोग यकीन नहीं करोगे, I say a lot of times कि मेरे को टीचिंग पसंद है, टीचिंग पसंद है। मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जॉब मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया, मतलब मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने का है, मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ा रहा हूँ अभी ठीक है। पर मैंने बोला मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने का, अच्छा खासा जॉब था। आई वॉज लाइक मेरे को आर्ट्स में जाने का है, तो मेरे को थोड़ा उससे एक्सपेरिमेंट करने दो। मैं कॉमर्स से आता हूँ, तो मुझे कॉमर्स की कोई भी फील्ड, अकाउंटिंग बोल दो, इकोनॉमिक्स बोल दो, और मेरा इकोनॉमिक्स एक्चुअल में अच्छा है। मेरी इकोनॉमिक्स, मतलब मेरे कॉलेज में, एटलीस्ट मेरी क्लासेस में आई कैन से द टॉपर, डोंट नो अबाउट द एंटायर कॉलेज, बट मुझे बोला इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। एक टाइम पे मैं तैयार था, जब मैं सीए छोड़ने के लिए रेडी था, तो मेरा ऐसा था कि अब तो टीचिंग का जॉब भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जन्नत है, और अगर इकोनॉमिक्स मिल जाए तो इकोनॉमिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे भी है। अभी मुझे थोड़े टाइम पहले किसी ने बोला इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, बोला नहीं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने का है, मेरे को आर्ट की तरफ जाने का है। आर्ट की तरफ बोला मैं अभी आके कि तुम लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। द थिंग इज, हमने जिस फील्ड में पढ़ाई की थी, मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे उस फील्ड में वो काम ही नहीं कर रहे। किसी ने इंजीनियरिंग किया है, वो कुछ और कर रहा है, किसी ने डॉक्टरी किया है, वो कुछ और कर रहा है, सब अपनी अपनी फील्ड में अलग है। तो ये यहाँ पे उसी पॉइंट को एम्फेसिस कर रहा है कि many of us went through life on a similar trajectory. Only 20% of the college graduates have a job related to their major according to the Federal Reserve. 29% लोगों ने सोचा कि हम घर पे रहेंगे कॉलेज की डिग्री होने के बाद भी। तो अभी कई लोग ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं पेरेंट्स से कि मेरे को ये कोर्स करना है, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। उनमें से कई लोग, सारे के सारे नहीं, डेफिनेटली सारे के सारे नहीं, लेकिन उनमें से कई लोग ये डिसाइड करते हैं उतना होने के बाद में कि छोड़ना यार, घर पे रहते, एक काम वो आम मेरे को नहीं जमता। वाई? बिकॉज दे फील घर पे रहना बेटर है, बच्चों पे ध्यान देंगे, कम से कम कुछ तो बेटर करेंगे। फ्यू लाइकली रिग्रेट देयर एजुकेशन, ऑफ कोर्स। बहुत कम लोग ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन ली, बाकी छोड़ते हैं कि मतलब इट इज़ ओके, पढ़ लिए कोई बात नहीं, जॉब कर रहे नहीं कर रहे, चल ठीक है ना। तो आप जितने स्ट्रांगली अभी कोई ओपिनियन होल्ड करते हो सकता है फ्यूचर में जाके आप उतना स्ट्रांगली कोई ओपिनियन होल्ड ना करो, और ये हर चीज़ के लिए अप्लाई करता है। तो कई बार जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये डिग्री कर ले, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, डू इट and do your thing also and do something else also, that is completely fine. That is what we can take from here, but we should acknowledge that न्यू पेरेंट्स इन देन 30, उसके बाद वो और कहानी सुनाने चले गया। अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, तो देखो बॉस, इस इंफॉर्मेशन को अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी बोले तो हमको ये सोचना है कि पैसे के बारे में इस कॉन्सेप्ट को लेके कैसा सोचा जाए। साइकोलॉजी वही होती है, सोचना कैसे साइकोलॉजी बताती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं पैसे के बारे में कैसे सोचूंगा कि मैं बदल रहा हूँ, मेरी सोच बदल रही है, मेरे तरीके बदल रहे हैं, तो अब क्या किया जाए या कैसा चेंज किया जाए। कभी भी इनका बोलना ये है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी भी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल कर रहे हो, 10 साल, 5 साल, 20 साल का होम लोन लेना है, ऐसा कोई गोल या ऐसा कोई एक्शन ले रहे हो, या इन्वेस्ट कर दूंगा म्यूचुअल फंड्स में और अगले 25 साल तक पैसे नहीं निकालूंगा, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। जिसको भी आप ऐसा सोचो कि अगले 5, 10, 15 साल तक पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है मुझे, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। आपका जॉब इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि भले डिग्री आप अभी ले रहे हो, पर अगले 20 साल तक आप ये सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है कि ये लॉन्ग टर्म गोल है। तो इनका ये बोलना है कि लॉन्ग टर्म गोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है भाई? क्योंकि 2 चीज़ें बदल रही है दोस्त, एक आप
और एक आपके आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस। आपके अंदर क्या बदल रहा है? आपके अंदर आपकी एस्पिरेशंस, आपके डिज़ायर, खुद को जानने की काबिलियत, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। बाहर क्या चेंज हो रहा है? दुनिया आप पे कैसे इंप्रेशन डालती है, मेरे दोस्त ने कितना कमा लिया, इकोनॉमी क्या है, जॉब्स अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें बाहर चेंज हो रही है। और जैसे जैसे वक्त जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वैसे वैसे जैसे इट इज़ 5 o'clock, वैसे वैसे वो वक्त और टाइम चेंज होता जाएगा। अब आगे जब हम आते हैं, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ज़रा इस पे ध्यान देना। 3 तरह के लोग हैं आपके अंदर। एक आप 2 साल पहले, अभी और 2 साल के बाद। उस इंसान ने जो भी गलतियाँ की थी, जब आप उसे देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। ये आप रियलाइज़ करते हो, अंडरस्टैंड भी करते हो, मानते भी हो। यहाँ पे आपके जितने भी चेंजेस हुए पास्ट में, वो सारे आपने मान लिए कि हाँ मैं चेंज हुआ हूँ, मेरा दिखने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल गया है, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है, समझा है, आगे। आज जो आप हो वो इससे बदला है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो ना, तो आप आज के हिसाब से डिसीजन लेते हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या बोलेगा। So the problem is here, whenever we take any decision, we think according to the old one. So when you are thinking, there is a past you, there is a now you, and there is going to be a future you. Whenever there is a past you ना, you recognize all this. अभी आप में से जो भी YouTube पे देख रहे हो, अपना गर्दन हल्के से हिला रहे होंगे, या कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि आप में भाई चेंज तो आया है बहुत सारा। आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो। द अनफॉर्चुनेट थिंग इज, जहाँ पे आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हो, आप इसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बदल बदल के मैं कितना ही बदल जाऊंगा। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि फ्यूचर में आप एक अलग इंसान रहोगे। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप डिसीजन बनाते हो ना, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो, जैसे अभी आप जॉब का डिसीजन ले रहे हो, तो आप फ्यूचर के आपके हिसाब से नहीं सोच रहे हो, अब आप आज के हिसाब से सोच रहे हो कि मेरे को क्या लगता है। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे हो, बट यू आर टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दिस, वाई? क्योंकि आप समझते हो कि ये फाइनल वर्जन है आपका। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जब आप ये सोचते हो कि फाइनल वर्जन है, तो फाइनल वर्जन ने अभी के हिसाब से डिसीजन लिया, फ्यूचर वर्जन इस डिसीजन को रिग्रेट करेगा। अभी हो सकता है कोई कंपनी बहुत अच्छी लग रही हो, कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा हो, कोई दोस्तों का ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा हो, 5 साल के बाद नहीं लगेगा। और 5 साल के बाद में इसमें जितने भी बड़े बड़े डिसीजन आपने लिए, आप रिग्रेट कर सकते हो, करोगे, कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टैटू बना लिया जोश जोश में आके, किसी दिन बहुत ज़्यादा चिल फिल कर रहा था, गए पार्लर में बना के आ गए टैटू। 5 साल के बाद बोल रहे अब वो निकल भी नहीं रहा है, 5 साल के बाद बोल रहे मैंने क्यों ही बनाया ये। वैसे ही जोश जोश में कोई कंप्यूटर ख़रीद लिया था, PS ख़रीद लिया था, या और कुछ बड़े खर्चे कर लिए थे, किसी को कुछ बोल दिया था बुरा, अब नहीं समझ में आ रहा ना क्या करना है। तो जब आप अभी डिसीजन लोगे, वो फ्यूचर वाले को भी थोड़ी समझ में आएगा कि ये सही डिसीजन लिया है इसने। सो व्हाट डू वी डू नाउ? This person might not like the investments and the purchases that you made right now. That is going to be a big issue. What do we do? कोई भी लॉन्ग टर्म गोल के साथ में रहने में प्रॉब्लम होगी। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि मैंने एक गोल है जो मैंने चूज़ किया था, फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टॉक में पैसे लगा दिए, या मैंने कोई बड़ा काम कर डाला, आपने अभी कर दिया है, आप बाद में रिग्रेट करोगे। अगर ये पॉइंट चेंजेबल है तो फिर और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि फिर आप चेंज करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये पॉइंट आगे आएगा, आई जस्ट रीड दिस एंड देन विल गो ऑन। जितने भी लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाए हैं या ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया है, उन लोगों में एक कैपेसिटी थी, वो कंसिस्टेंट थे, वो चीज़ों को आधे में छोड़ के चले नहीं जाते थे। उन्होंने एक चीज़ पकड़ी, क्योंकि याद है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि हम चीज़ों को कंपाउंड करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। तो अगर आप किसी भी चीज़ के कंपाउंड होने पर रोके, और ये कंपाउंडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आती है, थ्योरी के साथ भी आती है, पढ़ाई के साथ भी आती है, बिजनेस के साथ भी आती है, और ऑब्वियसली पैसे के साथ भी आती है। कि आप अगर एक बिज़नेस पे चिपके रहोगे तो आज नहीं तो कल वो बिज़नेस ग्रो करेगा। एक प्रोफेशन पे चिपके रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जाके प्रमोशन होगा। इसके लिए चिपकना किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आने वाला। अब हम बदल रहे हैं, तो हमने पास्ट में जो डिसीजन लिए थे, हम उनसे चिपके रहे क्या? नहीं। तो जो आप अभी डिसीजन ले रहे हो, क्या आपका फ्यूचर इससे चिपका हुआ रहेगा? नहीं। तो फिर करें क्या? कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं,
तो रोनाल्ड रीड, जिनका हमने पहले एक डिस्कशन किया था, वो अगर आपको याद हो तो वो बेसिकली एक वर्कर थे जो बहुत गरीब ज़िंदगी निकाले और फिर उनकी 8 मिलियन की प्रॉपर्टी निकली थी उनके मरने के बाद। उस बंदे की कैपेसिटी क्या थी, उसने एक स्टॉक में पैसे लगाया लगाया लगाया, उन्होंने उसको 60 साल तक किए, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी बनी। अगर वो बंदा पैसा निकाल देता, फिर पैसा लगा देता, फिर कहीं और निकाल के लगा देता, क्या उसकी प्रॉपर्टी बनती? मे बी नॉट। सेम फॉर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की 8.1 बिलियन विद अ बी 65 की एज के बाद बनी है। लेकिन कमाल क्या है, वो बंदा 16 साल की उम्र से 65 तक चिपका रहा इन्वेस्टिंग से। उसको वो इंसाइट मिले जिन्होंने 65 के बाद उसको बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंट रहना कंपलसरी है। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो सक्सेस थोड़ी कम मिलेगी। कंसिस्टेंट रहने के लिए एकदम कॉन्क्रीट डिसीजन करने की ज़रूरत है। कॉन्क्रीट डिसीजन करने के लिए आपका कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, और आप कंसिस्टेंट रहते नहीं हो, क्योंकि कल आप अलग थे, आज आप अलग हो, परसों आप अलग रहोगे। तो क्या गारंटी दे कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ मैं उससे चिपका हुआ रहूँ? दैट इज़ अ प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। इसके 2 सोल्यूशन हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन है, स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर होते हैं, शेर खान, ज़ीरोधा, किसी को भी ले लो, आपको पता है वो पैसे कैसे कमाते हैं? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि निक ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और निक ने वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ में बेचा, तो ब्रोकरेज के हिसाब से इवन एट 1% कोई भी बड़ी फर्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। करेक्ट? ब्रोकरेज वाले ऐसा नहीं कमाते। ये तो खाली वन टाइम थिंग हुई ना, वो थोड़ी रुकेंगे आपके 10 साल के लिए बेचने के लिए। पता है ब्रोकरेज की कंपनी या शेयर मार्केट के जो एजेंट्स होते हैं वो कैसे कमाते हैं? निक ने एक स्टॉक खरीदे 2000 रुपये का, फिर निक को ऐसा लगा कि नहीं इसमें लॉस होगा, जल्दी से मैं ये स्टॉक निकाल देता हूँ। फिर निक ने कोई और स्टॉक खरीदे 3000 रुपये का, फिर उनको लगा नहीं फ़ायदा नहीं होगा, निकाल देता हूँ। ऐसा उन्होंने 10 बार किए। पता है हर बार जब आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, कंपनी ब्रोकरेज ले रही है। ब्रोकरेज मेन इधर से निकलता कि आपने कुछ बेचा, फिर आपने खरीदा, फिर आपने बेचा, आपने खरीदा, आपका प्रॉफिट होना हो, उनका कमीशन पक्का हो गया है। और जब ऐसे हज़ारों लोगों को मिला हो जो हज़ारों डिसीजन कर रहे हैं, तो आपको करोड़ों रुपये मिलते हैं हर मंथ के प्रॉफिट में, वहाँ से आता है। अब इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कभी भी एकदम एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने का। पहला प्रिंसिपल, मतलब अगर आपके पास में 10,000 रुपये है, सेविंग है पूरी ज़िंदगी की, 10 के 10,000 रुपये एक जगह पे मत डालो। क्यों? आप बदल रहे हो धीरे धीरे, तो आपको क्या गारंटी है कि ये सही रहेगा, और क्या गारंटी है कि ये डिसीजन के साथ में अगले 10 साल तक चिपका हुआ रहूँगा? अगर आप 10 साल तक इससे चिपके हुए भी रहते हैं तो होगा ये कि आप नींद सो नहीं पाओगे आराम से, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भैया मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया पर अब इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रहा है, अब क्या करें? इसलिए कभी भी ना एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो। ये एक्सट्रीम डिसीजन हर जगह अप्लाई करता है। मे बी लाइफ में, मे बी लाइफ पार्टनर के इसमें, कई लोग फैमिली से झगड़ के बाहर निकल जाता है, एकदम एक्सट्रीम डिसीजन लिया, एंड देन बाद में उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता। ये हर जगह अप्लाई करेगा। मैंने खाली एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक ले लिया था क्योंकि दिमाग में आया था। इसको फाइनेंशियली कैसे अप्लाई करेंगे? कभी भी अपने पूरे पैसे किसी भी एक चीज़ में मत डालना, भूल के भी, क्योंकि हो सकता है कल आप बदल जाओ और आप बोलो कि यार मैं एफडी में पैसे जमा कर रहा था, बट मेरे को उधर नहीं करना है, मेरे को अभी बिजनेस डालना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जितनी बार आप आगे पीछे करोगे ना, आपके आगे पीछे करने से कोई ना कोई प्रॉफिट कमाएगा और वो पैसा आपके हाथ से जाएगा। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी। आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके।
ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? कई लोग हाउस फ्लिपिंग बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर घर लेते हैं फिर बेचते हैं, फिर लेते हैं फिर बेचते हैं। आपके दोस्तों में आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा कि एक दोस्त ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, और नहीं देखा होगा तो आने वाली टाइम में देखोगे कि दोस्त कॉलेज में उसने फ़ोन ख़रीदा, 6 महीने के बाद वो फ़ोन बेच के दूसरा ले लिया क्योंकि थोड़े पैसे जमा हो गए थे, फिर वो बेच के तीसरा ले लिया। वो जितनी बार फ़ोन बेचता है ना उतनी बार उसका लॉस हो रहा है 2-3 हज़ार का, उतनी बार वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है फ़ोन में, और फिर एक नया फ़ोन ले रहा है, उसको 6 महीने तक चलाता है फिर चेंज कर लेता है। जब आप घर लेते हो, समझ लीजिए कि आपने इस बिल्डिंग में घर लिया है और इस बिल्डिंग में घर का भाव है लेजर से 5 लाख। गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है वो 10% होता है, 8% होता है। चलो 5 लाख आपने लिया, समझ लो 40,000 एक बार घर लेने का खर्चा है। अगर इस घर के भाव बढ़ भी गए, बढ़ के हो गए 10 लाख, आपने बेचा दूसरी जगह लिया, आपका इधर का भी खर्चा गया, उधर भी बेचने का खर्चा जाएगा, जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार खर्चा जाएगा। तो अगर एक्सट्रीम डिसीजन लोगे ना, तो जितनी बार डिसीजन बदलोगे उतनी बार प्रॉब्लम में आओगे। ये है एक पॉइंट। अब इन्होंने क्या पॉइंट दिया है वो एक बार पढ़ लो। एक बार मैं चार्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ बैक। हम यहाँ पे थे जब वो बोल रहा था कि एक ही चीज़ से चिपक के रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और अगर आप बार बार चेंज करोगे यू विल नॉट गेट कंसिस्टेंसी। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कंसिस्टेंसी आर रोनाल्ड रीड, वॉरेन बफेट, क्योंकि ये लोग एक ही चीज़ से चिपके हुए रहे और फिर इनको आराम से सक्सेस मिल गई। अब 2 प्रिंसिपल है, बट देयर इज नो सोल्यूशन है सिंपल। कोई इंसान गरीब होके भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है, कोई इंसान अमीर होके भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है, कोई इंसान घपले करके भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। तो एक सिंपल सोल्यूशन या एक सिंपल आंसर तो इसका है नहीं कि ये करो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो अब करें क्या? लोग अलग अलग चीज़ें प्रीफर करते हैं, अलग अलग ज़िंदगियाँ प्रीफर करते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी तो कंटिन्यूसली चेंज ही हो रहा है ना। तो हम खुद भी तो कई बार चेंज हो रहे हैं। तो अब करें क्या? तो अगर समझ लीजिए आपको रोड पे चलना है और रोड पे बहुत सारा पानी है और आपको नहीं पता क्या करना है, तो हम संभल संभल के पैर रखेंगे ताकि हम फिसल ना जाए या गिर ना जाए। सेम चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है। 2 प्रिंसिपल है। पहला वाला प्रिंसिपल ये बोलता है एकदम एक्सट्रीम के फाइनेंशियल प्लान्स अवॉइड करो। सबसे पहला, सारे अंडे कभी भी एक ही बास्केट में नहीं डालते, क्योंकि अगर वो बास्केट गिरा सारे के सारे एग्स फूट जाएंगे। तो अलग 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 इसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स करो या सेविंग करो, या अपने लाइफ डिसीजंस भी इसी हिसाब से लो, पहली चीज़। दूसरा, ओनली चार्जेस विल ईट यू अप। अगर आप सिर्फ चेंज करोगे ना तो इनके जो चार्जेस है वही आपको खा लेंगे। जो मैंने अभी स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया कि जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और तीसरा, कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना, जो फ़ायदा आपको उसका बिगिनिंग में लगता है, धीरे धीरे उसका स्वाद, उसका वो फ़ायदा कम होते जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो यहाँ से हल्का सा अलग है, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि शायद तुमको हेल्प हो जाएगी इससे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी आदमी पूरी ज़िंदगी कंज्यूम नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ये म्यूज़िक के केस में अप्लाई नहीं करता है, लेकिन म्यूज़िक पे बाद में आएंगे। ये म्यूज़िक इसका एक अकेला एक्सेप्शन है जहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं करती। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आप मेरे पास आए और आप मुझे बोले कि भाई पानी दे दो। मैंने बोला 20 रुपये की बॉटल है। आप कुछ ज़्यादा ही प्यासे थे, तो मैंने उस चीज़ को गैस कर लिया और मैंने बोला कि बॉटल ना 100 रुपये की है। आप ख़रीद लोगे क्योंकि आपको प्यास लगी है। यही होता है जब आप वैकेशन के लिए इंटीरियर रिमोट एरिया में जाते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो पहले जब आपने एक बॉटल ख़रीदी, आपकी प्यास बुझ गई। अब आपको थोड़ी सी प्यास लगी है, थोड़ी सी प्यास बची, और मे बी लेजे से बॉटल भी नहीं, एक गिलास ही दिया था मैंने। दूसरा गिलास मैं आपको बोलूँगा 100 रुपये में ख़रीदना, आप नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे नहीं, ज़रूरत नहीं है, उतने में तो नहीं खरीद रहा मैं, बहुत महंगा है। अगर आपने ऑलरेडी 4-5 गिलास पी लिए हो, मैं आपको फ्री में भी दूंगा ना तो भी ना आप नहीं खरीदोगे। तो चीज़ वही है, एक गिलास है पानी का, लेकिन जब आप उसकी तलब होती है, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, वही चीज़ आप 100 में ख़रीदोगे, फिर भाव गिरते रहेगा क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत कम पड़ गई। घर में जब मिठाई आती है, पहला चमचम का पीस हम बहुत शौक से खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको बहुत टेस्ट लगता है, नॉवल लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 5 चमचम के पीस खा लो, आप नहीं खाओगे। 5वें पे आपका टेस्ट खत्म हो चुका है उसका। म्यूज़िक इसलिए ऑपोजिट है, इसमें म्यूज़िक को नहीं लिया जाता इसके अंदर, क्योंकि
जब भी आप म्यूज़िक सुनते हो, जब आपको म्यूज़िक अच्छी लगी, म्यूज़िक का नशा ना रिपीटेशन के साथ चढ़ता है। पहली बार सुना, दूसरी बार गाना सुना, तीसरी बार सुना, फिर 20 बार सुन लेते हो, वो उतरता भी है। उसमें मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी बाद में आती है कि इतनी बार वो गाना इतने अच्छे से सुन लिया कि 30 बार के बाद दिल ही नहीं हो रहा है सुनने का, कि बस अब हो गया, मेरा फेज़ निकल गया उसका। उसको भी आप मार्जिनल यूटिलिटी समझ सकते हैं। वैसे कभी भी आप किसी भी चीज़ में जब एकदम पैशनेट होते हो ना कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दूंगा, अभी शार्क टैंक देख लिया, कोई नई कंपनी देखी, पागलों की तरह किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, वो एसेट का जो क्रेज़ है वो जैसे ही चीज़ खरीदते हो आप, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 और ख़त्म होते जाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी है, जो आपने डिसीजन किए हो ना, दे विल लूज देयर बेनिफिट ओवर टाइम। तो अब क्या करें? दो चीज़ है। पहला, बैलेंस बहुत हेल्प करता है चीज़ों को कंसिस्टेंट रखने में और कंपाउंड करने में। बैलेंस कैसा? बैलेंस मतलब आपका माइंड का बैलेंस। समझ लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए थे, अपने सारे 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे। अब वो कंपनी का अगर शेयर ज़रा सा भी अगर आप टेंशन में आते हो, लेकिन अगर आपने खाली उसमें से 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया और 10,000 बाकी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, तो पता है क्या होगा? आप आराम से सुकून से खाना खा पाओगे, लोगों से बात कर पाओगे, सो पाओगे। दिस काइंड ऑफ बैलेंस हेल्प्स अ लॉट विद स्टेइंग कंसिस्टेंट, क्योंकि आप घबराते नहीं हो। अगर आप बदल भी रहे हो तो आप घबराते नहीं हो, और अगर आप ऐसे हो ना तो फिर चीज़ों को आप बैलेंस कर लोगे, उनके साथ आप चिपक के स्टिक करके ज़िंदगी निकाल पाओगे। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका वीज़ा है और आपका मतलब आप अमेरिका भी जा सकते हो, यूरोप भी जा सकते हो, जर्मनी भी जा सकते हो, इंडिया भी जा सकते हो। अब लेट्स से आप अमेरिका में थे और ट्रम्प का दिमाग ख़राब हुआ, उसने बोला चलो निकलो अमेरिका से। जो लोग सिर्फ अमेरिका में बेस्ड है वो घबरा जाएंगे, लेकिन जिनके पास दूसरी कंट्रीज़ का है ऑफ़र, उनको डर नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है चलो उधर चले जाएंगे। तो वहाँ पे सुकून रहता है, और अगर सुकून रहता है तो आप उस कंट्री को गालियाँ नहीं दोगे, आप उससे परेशान नहीं होगे, आप आराम से उस इन्वेस्टमेंट के साथ चिपक के रह सकते हो। तो अगर अमेरिका में आपका कोई घर ले लिए थे, आपने ख़रीद लिए थे और अमेरिका के हालात बुरे हो गए, तो आपका रहेगा ना कि ठीक है ना, रहने देना, घर एक ही तो घर है, अपने 5-6 घर है, एक घर है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप उस इन्वेस्टमेंट से घबराओगे नहीं। दूसरा, हमेशा एम फॉर मॉडरेशन। एकदम अमीर होने मत जाओ, एकदम बॉडी बनाने मत जाओ, एकदम ज़्यादा कुछ भी करने मत जाओ। आराम से मॉडरेटली चीज़ें करो ताकि ओवर द टाइम वो चीज़ें सस्टेनेबल हो जाए। जो इंसान जिम के अंदर जाके पहले ही महीने में बोलता है कि मैं सारे वेट उठा लूँगा जिम के, उसको देखना वो 2 महीने के बाद जिम छोड़ देता है। पर जो रोज़ जा रहा है, जो स्लोली काम कर रहा है, जो धीरे धीरे कर रहा है, वो चिपके रह सकता है। यहाँ पे पैसे से ज़्यादा बात हो रही है अपने दिमाग को हैंडल करने की, व्हेन इट कम्स टू मनी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये पहला प्रिंसिपल है, कभी भी एक्सट्रीम फाइनेंशियल प्लान्स नहीं बनाना। तुमको अगर पढ़ाई में बोलना है कि भैया कल से मैं 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करूँगा, हैव माई ब्लेसिंग, डू इट, ये खाली फाइनेंस की बात कर रहा है। दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड ओनली टू फाइनेंस। ये है पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है पीपल? ये एक्सेप्ट कर लो कि आप बदलोगे। अगर आपका दिमाग बदलता है तो ये नेचुरल चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। तो आप जब चेंज होने वाले हो, आपको पता है आप चेंज होने वाले हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ एक्चुअली सक्सेस। एक कोट है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद को 20 की एज में भी वैसा ही देखता है, 40 की एज में भी वैसा ही देखता है, 50 की एज में भी वैसा ही देखता है और 80 की एज में भी वैसा ही देखता है, इसका मतलब है कि वो इम्प्रूव किया ही नहीं, उसने कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ उसमें। आप जब भी पीछे देखोगे आपको रिग्रेट दिखेंगे, जब भी आप मुड़ के देखोगे आपको आपकी गलतियाँ ही दिखेगी, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आप बेटर हो चुके हो, आपकी सोचने की कैपेसिटी बेटर हो चुकी है। सो चेंज इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑलवेज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इन योर करियर, ये मेरा पर्सनली मैं बताता हूँ ये मेरे लिए किधर एप्लीकेबल है। जब मैं फोटोग्राफी में, जब मैं सीए में था ना, मुझे 7 साल लगे थे ये रिकॉग्नाइज़ करने में कि मुझे सीए नहीं करना। उसके बाद में जब मैं फ़ोटोग्राफी में आया, फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस मुझे इतना शौक़ नहीं था, मुझे फ़ोटोग्राफी करनी थी, खाली फ़ोटोग्राफी करनी थी। तो मेरा ऐसा था, और मुझे मतलब वो भ्रम बहुत जल्दी टूट गया मेरा, पर मेरा ऐसा बोलना था, मैं नेट जियो के लिए बहुत ज़्यादा पागल था। तो मेरा ऐसा बोलना था कि भाई सुनो, मेरे हाथ में कैमरा है, मैं तुमको सारे फ़ोटोज़ ला के दे सकता हूँ। सुबह में मेरे को आदिवासी एरिया में उतार दो, शाम में लेने आ जाना, तुमको सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। और ये फैंटेसी नहीं थी, आज से 20 साल पहले नेट जियो के फ़ोटोग्राफर्स को आर्मी छोड़ने जाती थी, उन लोग का वो लेवल था, क्योंकि वो लोग उतने प्लानिंग से, उतने सीरियसनेस से, उसने प्रोफेशनलिज्म से काम करते थे। जो जब मैंने इस फील्ड में आने का सोचा और अपनी कोई जान पहचान नहीं थी इधर,
तो कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद में एक भाई है जो अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा ऐसे नहीं होता ये सब हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अगर आप फोटोग्राफी में आ रहे हो तो आपको धंधा करना है, क्लाइंट लाने हैं, उनकी कमर्शियल शूट करनी है। मैं कमर्शियल वाला बंदा था नहीं। तो जब मेरे को समझ में आया कि मेरे को बिजनेस नहीं जम रहा है इन सीए, इट टुक मी 7 years टू रियलाइज़ कि मेरे को नहीं करना था। पता है, मैं 2 साल के अंदर फोटोग्राफी में सोच लिया था कि अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। फोटोग्राफी मैं तब भी कर रहा था, मैं आज भी फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में से शिफ्ट कर गया। जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गया और ये रियलाइज़ हुआ कि अब शिफ्ट करना है, अब भी मेरे को ये नहीं जम रहा है, या यहाँ पे मेरे को क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि मेरे को टीचिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने झटके में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि पहले सीए से शिफ्ट करने के बाद ये समझ में आ गया था कि अगर नहीं जम रहा है ज़्यादा देर तक मत रुको। सेम वे व्हेन आई वाज इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, व्हेन आई गॉट इनटू टीचिंग, इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि बॉस चेंज करना है अब इसके अंदर जब ये करते हो ना आप, व्हेन यू एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव क्विकली, यू आर एबल टू अडेप्ट। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ये किताब जिसने लिखी है द थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसके जो राइटर है ना डैनियल कैनेमन, इनके बारे में सबसे पहले मैं तुमको राइटिंग के बारे में कुछ बताता हूँ और उसके बाद में फिर इस बुक के बारे में कुछ बताता हूँ। जब मैं नोट्स बनाता हूँ ये पढ़ाने के लिए, ये सेशन पढ़ाने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि सारे नोट्स बन गए और फिर अगर मुझे बोले कि सर यार ये पॉइंट वो ना थोड़ा सा चेंज कर दे या इसको रिवाइज कर दे, तो मेरा ऐसा रहेगा कि देख अभी लेक्चर लेना है, अभी तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेक्चर पढ़ा लेने दे, उसमें मैं इंक्लूड कर लूँगा। इसलिए मैं कई बार तुमको कहानियाँ अलग से सुनाता हूँ। चाहिए तो वहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन ऐसा होता था ये पॉइंट बाद में आया कर लेंगे। जिसने ये किताब लिखी है और जिस तरह से ये किताब लिखी गई है, इसमें जो आदमी इनकी ये किताब लिखने में मदद कर रहा था, उस इंसान ने ये बोला था कि जब भी इस ऑथर के पास में कुछ भी नोट्स दिए और उसको बोले कि ये चेंज करके दे, वो पूरे नए नोट्स लिख के देता था। अक्सर राइटर्स ऐसा नहीं करते। सो अगर आपने किसी को कुछ कॉपी दिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे लिख के दिया है और बंदे ने बोला है कि ये ऐसे चेंज करो, तो आप क्या करोगे? ओपनिंग अच्छी लग रही है तो ओपनिंग रहने दोगे, एंडिंग थोड़ी सी बदल दोगे, मिड पार्ट थोड़ा सा बदल दोगे, थोड़े से वर्ड ऐड कर दोगे, ग्रामर करेक्ट कर लोगे। ये इंसान क्या करता था, अगर आपने उसको ड्राफ्ट दिए हो इसी बुक का, अगर आपने उसको ड्राफ्ट दिए हो और बोले हो कि इसको थोड़ा चेंज करो, वो पूरा के पूरे नए आइडियाज़, नए स्टोरीज़, नए रिसर्च ला के दे देगा आपको। मतलब रिसर्च ऐसी जो आपने पहले देखे नहीं, स्टोरीज ऐसे जो आपको पहले पता नहीं, कहानियाँ ऐसी जो उसने अलग से ऐड किया है, पॉइंट्स ऐसे जो पहले के ड्राफ्ट में थे ही नहीं। मतलब पहले के ड्राफ्ट में 4 पॉइंट थे, वो अलग ही ऑन द सेम टॉपिक। मतलब ऐसा समझो इसी वीडियो के अलग अलग 10 वर्जन रिकॉर्ड करना, जिसके अंदर किसी में भी मैं सेम एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, सेम नोट्स भी नहीं ले रहा हूँ, सेम डायग्राम भी नहीं ले रहा हूँ। और वो इंसान हर बार ऐसा करता था। तो उससे उन्होंने पूछे थे कि तू ऐसा क्यों करता है? तो उन्होंने बोला था कि मेरे पे कोई संक कॉस्ट नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट होता है डूबने का खर्चा। आपने एक शिप बनाई, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी शिप बनाई है टाइटैनिक जैसी, अगर वो डूब गई तो आपका कितना खर्चा चले जाएगा? करोड़ों में। वैसे ही कई बार हम किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दिमाग इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो चीज़ छोड़ने की बारी आती है ना, तो हमारा दिल नहीं होता। इसलिए लोग टॉक्सिक लोगों पे चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं हो पाता कि यार मैंने मेरी ज़िंदगी के 8 साल अभी मैं कैसे चेंज कर लूँ। फॉर सम रीज़न आई फेल्ट द सेम व्हेन आई वाज गेटिंग आउट ऑफ सीए कि सोचा निकल तो जाएंगे, लेकिन अंदाज़ा आ रहा है ज़िंदगी के पिछले 5, 6, 7 साल ज़ीरो पे आ जाएगा वापस। अब इतनी मेहनत किया है, इतनी देर चिपके रहे हो, तो और थोड़ा चिपक जाओ ना, हो सकता है हो जाए। ओके, एंड आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सो बात ये है बॉस कि जब भी आप ऐसा करते हैं, जब भी आप संक कॉस्ट के हिसाब से सोचेंगे कि नहीं ज़िंदगी में इतना हुआ है तो और भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, आप चीज़ से आगे मूव नहीं कर पाते हो। और अगर आप चीज़ से मूव आगे नहीं कर पाओगे तो आप वहीं पे उस संक कॉस्ट को और बढ़ाते रहते हो। ये इंसान बुक के अंदर इसलिए चेंज कर पाता था क्योंकि कोई संक कॉस्ट थी ही नहीं। हाँ, लिख दिया ना, गलत हो गया, कोई बात नहीं, वापस लिख दे, फिर तीसरा लिख दे, चौथा लिख दे। अगर वो ये सोच के बैठेगा कि नहीं मैंने इसमें इतनी मेहनत डाला है, इतना काम किया है, अब मैं इसको स्क्रैप नहीं करूँगा, तो उसने उस आइडिया से दिल लगा लिया है, अब वो छोड़ नहीं पा रहा है उस आइडिया को। कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे आप अगर ऐसा पकड़ के बैठ जाते हो उसको कि नहीं ये मेरा संक कॉस्ट है,
यार क्या बात कर रहे हो, टाटा का शेयर अभी कैसे छोड़ दूँ मैं, आज 5 साल से मैंने टाटा के शेयर संभाले, अब कंपनी डूब रही है तो क्या हुआ, मैं आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा। ये संक कॉस्ट वाली मेंटालिटी है। वो बंदा डूब जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेगा। अब वो सही है गलत है वो उनकी अपनी जगहों पे, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ के साथ में रहना है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि चीज़ें बदलेगी। तो जो भी डिसीजन आपने लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी डिसीजन के साथ आप कब्र तक जाइए। ये इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि जब कोई इंसान 18 की एज में कोई डिसीजन लेता है, पढ़ाई के बारे में, कॉलेज के बारे में, जॉब के बारे में, और जब उसको बोला जाता है ना कि देख तेरे को अगर नहीं जम रहा है ये तो तेरा कोई बात नहीं, तू चेंज कर सकता है, तो कई बार ऑप्शन होता है चेंज करने का, लोग चेंज नहीं करते। क्यों? नहीं मैंने 2 साल डाल दिया, मतलब मैं और 3 साल डालूंगा। क्यों? पता नहीं। दैट इज़ व्हाट सम कॉस्ट इज। सो इफ़ यू नीड टू स्टिक विद समथिंग, पहली बात तो पैसे के मामले में स्पेसिफिकली, ये सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये थेरीज अप्लाई नहीं होगी, लेकिन सिर्फ पैसे की जहाँ पे बात की जाती है, सबसे पहला एकदम एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, एक्सेप्ट करना है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, तो मेरा डिसीजन जो मैंने कभी लिया था वो बदल भी सकता है, और अगर बदल रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं ज़बरदस्ती की संक कॉस्ट के पीछे नहीं भागूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।